बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात करेंगे फेज़र डायग्राम्स के ऊपर से, लेकिन फेज़र डायग्राम को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में से हमने फेज़ के ऊपर से बात की थी, और फेज़ को हमने कहा था कि फेज़ से मुराद हमारे पास वो एंगल होता है जो स्टेट ऑफ द वेव को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी वेव के स्टेट को रिप्रेजेंटेशन, उसकी वेव की ओरिएंटेशन, उसकी ओरिजिन को देखने के लिए हम फेज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सो हमने पिछले क्लासेस में से एक चीज़ सुनी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन में से, कि अगर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है इस तरीके से, वो ऑसिलेट करेगा मीन पोजीशन में से और एक्सट्रीम पोजीशन में से। तो इसके लिए हमने इक्वेशंस डिराइव किए थे x एंड x नॉट। x नॉट को हमने कहा था एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और इसके लिए हमने लिखा था a इज प्रोपोर्शनल टू -x लाइक दिस। और हमने कहा था कि ये सिंपल पेंडुलम हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऑसिलेट करेगा, ये ओबे करेगा, परफॉर्म करेगा। यहाँ पर हमने इसके लिए कुछ इक्वेशंस लिखे थे दैट x इज इक्वल टू x नॉट कॉज ऑफ थीटा। इस थीटा को हमने कहा था फेज एंगल, और लेटर ऑन थीटा को हमने कहा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम। सो x की जो वैल्यू हमारे पास बनी थी दैट x इज इक्वल टू x नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, इस तरीके से। इस x नॉट को हमने कहा था मैक्सिमम वैल्यू, या फिर इसको मैं पीक वैल्यू कह सकता हूं, जबकि x हमारे पास इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए क्लियर हो जाए, यहां पर पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने एम्पलीट्यूड कहा था। इस तरीके से तो हमने कहा कि अगर इसी मोशंस के लिए हम एनर्जीज डायग्राम बना दे, तो उस एनर्जी डायग्राम के लिए हमने कहा था इसके वेव्स बनते हैं, वेव डायग्राम जिसको हमने कहा था इस तरीके से। सो इस वेव का जो ओरिजिन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बारे में बताना ये काम किसका था? ये फेज का था, फेज एंगल। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी को हमने कहा था कि ये फेज एंगल कहलाता है। इसी तरीके से ये वन डायमेंशनल में से था, और वन डायमेंशन के ऊपर से हमने कहा था कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट करेगा, ये परफॉर्म करता जाएगा। अगर मैं टू डायमेंशनल मोशंस की बात कर लूँ, सो टू डायमेंशनल मोशन के लिए हमने कहा था कि वो कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। तो उसके लिए हमने कहा था कि हमारे पास एक रेफरेंस फ्रेम सर्कल होगा इस तरीके से, और उसके ऊपर से हमने टू लाइन इंटरसेक्ट कर दी, जिसको एक हमने कहा एक्स एक्सिस, दूसरे का हमने नाम दिया वाई एक्सिस। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को मैं नाम देता हूँ पी वेक्टर। ये पी वेक्टर हमारे पास रोटेटिंग वेक्टर है जो ऐसे घूमता जाएगा। तो इस वेक्टर की अगर प्रोजेक्शन में यहाँ पर देख लूँ तो वाई एक्सिस के ऊपर से होगा। तो इस इक्वेशन में जो यो वैल्यू मैंने लिखी है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ये पी हमारे पास क्या है? ये पीक वैल्यू है। और जो यहाँ पर इस लोकेशन के ऊपर से जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे, लाइक ये वाले, ये पॉइंट को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, बिकॉज हर इंस्टेंट के ऊपर से ये वाली वैल्यू चेंज होते रहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। तो जैसे जैसे ये वाला वेक्टर घूमता जाएगा, यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी, लाइक दिस। थीटा वेरी होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो हम कहते हैं इसका पेस चेंज होता रहता है। लेकिन अगर पी वेक्टर इस लोकेशन के ऊपर से आ गया, यहाँ पर पी, तो पी का जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन को भी मैं एक नाम दे देता हूँ। मैं लेट सपोज कह देता हूँ, ये मैं इसको पी इंटू वाई है तो वाई इसको ही कह दूंगा, y1, y2, y3, और यहाँ पर y0 बन जाएगा। तो इसी लोकेशन के ऊपर से जब ये पी इस यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी प्रोजेक्शन ऐसे बनेगी, फिर यहाँ पर आएगा तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर बनेगी, फिर यहाँ पर आएगा तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर, फिर यहाँ पर आएगा तो प्रोजेक्शन इस पॉइंट के ऊपर से, और जब इस सेंटर पे से आ जाएगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। तो ये इसका मेन पोजीशन हो गया, सेंटर पोजीशन। फिर ऐसे ही ये वाला वेक्टर घूमता जाएगा आगे की तरफ, और घूमते घूमते वापस हमारे पास अपनी एक्चुअल पोजीशन के ऊपर से आ जाएगा।
तो हम कहते हैं एक पूरा सर्कल इसने ट्रेवल कर दिया। लेकिन इस सर्कल को ट्रेवल करते हुए आइदर हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिस्ट होगा या नहीं हुआ। सो आंसर इज यस, बिकॉज ये जो सेंटर था हमारे पास, सेंट्रल लाइन, ये प्रोजेक्शन इसी के ऊपर से ऑसिलेट करता गया डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर से, और इस प्रोजेक्शन को हमने कहा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। अच्छा, अब इससे हम पेस का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, पेस को हम कैसे समझेंगे? तो यहाँ से मैं ये ट्राइंगल उठा देता हूँ, ये वाला जो हमने पोजीशन P के लिए लिया था और यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर से इसको प्लॉट किया था। तो जो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है लाइक दिस, ये P हमारे पास रोटेटिंग वेक्टर है, मेन वेक्टर जो हमारे पास है। इसी तरीके से ये हमारे पास सेंट्रल पोजीशन ओरिजिन O, और यहाँ पर इसको मैं रिजॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा P ऑफ y और ये बन जाएगा P ऑफ x। तो ये हमारे पास मेन P वेक्टर, ये P वेक्टर हमारे पास रोटेटिंग वेक्टर है। रोटेटिंग वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर मीन जो ऐसे रोटेट करता जाएगा अक्रॉस ऑल द सर्कल, घूमता जाएगा। तो अब इस सेंट्रल पोजीशन से मेन पोजीशन इतना घूमा है, कितना घूमा है? थीटा के साथ। इस वेरिएशन के साथ देखते मैंने कहा कि इसने इतना पेज एंगल बना दिया। अब अगर यहाँ पर मैं इसकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा सॉल्व कर दूँ तो जो साइन थीटा है वो हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा कि परपेंडिकुलर हमारे पास है P ऑफ y डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास है P। सो P साइन थीटा इज इक्वल टू P ऑफ y। ये इक्वेशन बन गया हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पर इस तरीके से। सो P ऑफ y इज इक्वल टू P साइन ऑफ थीटा। इस इक्वेशन को देख ले और इस इक्वेशन को देख ले। यहाँ पर हमारे पास P क्या है? पीक वैल्यू, और P ऑफ y हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जबकि थीटा हमारे पास है पेज एंगल। इस तरीके से तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि P ऑफ y इज इक्वल टू P साइन ऑफ ओमेगा t। साइन को मैं कॉस में तब्दील कर सकता हूँ और कॉस को मैं साइन में तब्दील कर सकता हूँ। सो इट इज़ नॉट अ बिग डील। साइन को तुम लोग चेंज कर सकते हो कॉस ओमेगा टी में से, और कॉस ओमेगा टी को तुम लोग चेंज कर सकते हो साइन ओमेगा टी में से। लेटर ऑन फिर हमारे पास इक्वेशंस आएगी जिसके मुताबिक हम लिखेंगे कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ये बराबर होते हैं कॉस ओमेगा टी के, एंड सो ऑन। ऐसे फार्मूलेस हम आगे सॉल्व करते जाएंगे तो ये चीज़ हमारे पास आगे सॉल्व होते जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि हम क्यों साइन लेते हैं, क्यों हमारे पास कॉस आता है, या फिर हम साइन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कॉस में से, और कैसे हम कॉस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं साइंस में से। तो यहाँ पर इसको करने का मकसद हमारे पास सिर्फ ये था कि हमें इस रोटेटिंग वेक्टर का पता चल जाए। यहाँ पर ये रोटेटिंग वेक्टर बी है हमारे पास। सो पेजर डायग्राम्स क्या होते हैं? सो बाय सेइंग ए पेजर डायग्राम मीन कि हमारे पास एक रोटेटिंग वेक्टर है और वो रोटेटिंग वेक्टर हमें पेज एंगल के बारे में बताएगा। तो ऐसे जो डायग्राम्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो डायग्राम हम यूज़ करेंगे ऐसी सर्किट्स में से, ऐसे डायग्राम्स को हम कहते हैं पेजर्स डायग्राम। इन डायग्राम में से अभी मैंने ना करंट की बात की है ना मैंने ईएमएफ की बात की है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो बात की है वो मैंने एम्पलीट्यूड के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए बात की है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने एम्पलीट्यूड के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए बात की है। तो ये जो P हमारे पास है ये वो एम्पलीट्यूड है, जो पीक वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, और इसका जो प्रोजेक्शन इस लाइन के ऊपर से बनता है वो हमारे पास इसका क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है, या हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो वो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर से, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर से हमारे पास डिफरेंट वैल्यू दे सकता है, लेकिन जो पीक वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट होगी, हमारे पास नोन होगी कि इसके एग्जैक्ट वैल्यूज क्या है। अब अगर इसी वेक्टर को मैं इन टर्म ऑफ करंट और वोल्टेज में से लिखना चाहूँ तो हमारे पास ये वेक्टर्स की इक्वेशंस कैसे बनेंगे, तो उसको भी सॉल्व कर देते हैं। नाउ लेट्स सी कि जब मैं करंट की इक्वेशंस लिखता हूँ दैट E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर ई नॉट और आई नॉट क्या है? ये हमारे पास कहलाता है पीक वैल्यू। इस तरीके से E और I हमारे पास वेरिएबल है, तो ये हमारे पास कहलाता है इंस्टेंटेनियस।
और जो ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी हमारे पास कहलाता है पेज एंगल। इस तरीके से ये कहलाता है पेज एंगल।